तो जो भी बच्चे आते जा रहे हैं सीधे क्वेश्चंस देखो और आंसर करना स्टार्ट करो। ओके, तो संदीप का कहना है करेक्ट आंसर इज ए। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32, इसको सॉल्व करो। तो धीरज का कहना है कि इसका आंसर है सी। बताओ सब लोग, सब लोगों का आंसर सी आ रहा है क्या? संदीप का भी सी आ रहा है, मनीष का भी सी आ रहा है, ठीक है, तो सी होगा। तो ये हमारा सेक्शन हो गया एक्स एक्स। ओके, तो इसके ऊपर पहले फोर्स निकाल लेते हैं। राइट साइड से और लेफ्ट साइड से दोनों से ही सेम आएगी। पहले एक बार लेफ्ट साइड से देख लेते हैं। तो 60 भी टेंसाइल है, 20 भी टेंसाइल है, तो टोटल इनका समेशन आ गया 80 किलो न्यूटन टेंसाइल। और अगर यहाँ से देखें तो 110 टेंसाइल है और 30 कंप्रेसिव है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 110 में से 30 गए, ये भी 80 टेंसाइल आ जाएगा। तो फोर्स तो दोनों तरफ से सेम ही आ रही है, 80 टेंसाइल। और अगर स्ट्रेस कैलकुलेट करें तो फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। सो फोर्स इज 80 किलो न्यूटन। सो 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। और 1000 mm², तो 1000 और 1000 कैंसिल आउट हो गए, ये हो जाएगा 80 न्यूटन पर mm² या 80 मेगापास्कल भी लिख सकते हैं। इट विल बी ऑफ टेंसाइल नेचर। सो करेक्ट आंसर इज सी। चलो बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33। हाँ, स्ट्रेन रेजिस्टर्स आर यूज्ड टू। तो स्ट्रेन रेजिस्टर कह सकते हैं इसको, या फिर स्ट्रेन गेज भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं इसको? स्ट्रेन रोजेट किससे बनता है? 3 स्ट्रेन रेजिस्टर से बनता है ना। तो स्ट्रेन रोजेट तो हम बाद में देखेंगे, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेन करेंगे तब देखेंगे। तो वैसे जो स्ट्रेन गेज होता है या स्ट्रेन रेजिस्टर, या हम यूज करते हैं लीनियर स्ट्रेन मेजर करने के लिए। तो करेक्ट आंसर इज सी। चलो, तो इसका भी आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 34, द फोर्स रिक्वायर्ड, इसको सॉल्व करते हैं, अब ट्राई करते हैं इसको। देखो, फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच अ 10 mm डायमीटर होल। 10 mm डायमीटर का होल पंच करना है। एक माइल्ड स्टील की प्लेट है 10 mm थिक। तो माइल्ड स्टील की प्लेट, एक काम करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं माइल्ड स्टील की प्लेट का। तो इस तरह से एक माइल्ड स्टील की प्लेट बना लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? 3 डायमेंशनल माइल्ड स्टील की प्लेट 3 डायमेंशंस में बना दी। सो दिस इज द माइल्ड स्टील प्लेट। अब हमको इसमें क्या करना है? इसमें एक होल पंच करना है। तो होल पंच कैसे करेंगे? पंचिंग मशीन से। आपने पेपर वाली पंचिंग मशीन देखी है? ऐसे दबाते हैं खच से और पेपर के अंदर छेद हो जाता है। तो आप सबने देखी होगी वो पंचिंग मशीन, ठीक है। तो ऐसी ही एक पंचिंग मशीन से हमने क्या किया, एक गोल गोल सी पंचिंग मशीन थी, और ये मान लो प्लेट है, ये हमारे पास प्लेट है, और इससे हम ना इसके अंदर छेद कर रहे हैं। तो जब हम छेद कर रहे हैं, जब हम इसमें होल पंच कर रहे हैं, तो क्या होगा? होल इस तरह से बनेगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और होल की गहराई कितनी होगी? जितनी प्लेट की गहराई है, इस तरह से होल बन जाएगा, ये होल बन जाएगा। अब स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यहां तक तो बात एकदम ठीक है। स्ट्रेस दिया हुआ है 360 मेगापास्कल। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? स्ट्रेस इनटू एरिया करेंगे। यहां तक तो सबको सही होगा। लेकिन एक चीज में सबने गड़बड़ की है, वो है एरिया कैलकुलेट करना। बताओ यहाँ पर एरिया कौन सा कैलकुलेट किया जाएगा? ये जो पंचिंग मशीन से हम होल पंच कर रहे हैं, तो इतना इतना हिस्सा स्टील का प्लेट का कट रहा है, कटते हुए जा रहा है ना। जब ये कटते हुए जा रहा है, तो इतना गोलाई यहाँ से कट के निकल गई, नीचे निकल गई, ठीक है, कट के नीचे निकल गई। तो ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये वाला जो पार्ट, ये इतना इतना पार्ट यहाँ पर शेयर हुआ, ठीक है, शेयर हुआ। और एक गोल गोल बिस्किट जैसी ये ऐसे निकल के इतना हिस्सा आ गया। तो ये जो बिस्किट जैसा ये निकल के आ गया है, गोल 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 गोल, इसमें और इसके बीच में यहाँ पर जो होल हो गया, इसमें यहाँ पर शेयर आएगा, शेयर आएगा। क्योंकि ये वाला हिस्सा इससे शेयर आउट होके निकल रहा है, सरफेस स्लाइड होके जा रहा है। क्लियर है ना? ये बाहर कैसे आया इतना? इसका सरफेस उससे स्लाइड होके निकल गया है। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, ये स्लाइड होके निकल गया। तो यहाँ पर शेयर एरिया लेंगे। ये वाला एरिया कौन सा होगा? शेयर एरिया। तो स्ट्रेस तो था 360 मेगापास्कल, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस। तो जो सर्कल की सरकमफेरेंस है ना, ऐसे में पाई डी इंटू थिकनेस। डायमीटर कितना दिया है? 10 mm डायमीटर है, तो पाई इंटू 10, ये डायमीटर है इसका, ये डायमीटर है। और इंटू थिकनेस, थिकनेस कितनी दी है? थिकनेस भी 10 mm ही दी है, ओके। तो ये हो जाएगा 36,000 पाई न्यूटन, ठीक है। या फिर इसको 36 के, नहीं, 36 पाई किलो न्यूटन, ठीक। सो करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर इज बी। देखो एरिया फिर से बताते हैं। ये समझो, ये स्टील प्लेट है, ओके, दिस इज स्टील प्लेट। अब इसके अंदर आपको बीचों बीच छेद करना है। तो अब बीचों बीच छेद करने के लिए आपने क्या किया? एक पंचिंग मशीन ली। पंचिंग मशीन, अब गोल गोल क्या दिखाऊं मैं, मान लो इस तरह की पंचिंग मशीन है, ओके। तो इस तरह की पंचिंग मशीन से आपने यहाँ पर इसको प्रेस किया, इसको यहाँ से दबाया खच्च करके। जैसे ही आपने खच्च करके यहाँ से दबाया, तो इतना इतना छेद हुआ इसके अंदर,
और यहाँ से जो डिस्क है वो निकल के बाहर चली गई। तो जब डिस्क यहाँ से इस वाली प्लेट से निकल के बाहर जाएगी तो मान लो यही डिस्क आ गई, तो ओरिजिनल प्लेट के अंदर जब ये थी, ओरिजिनल प्लेट के अंदर जब ये थी और ये बाहर आए तो सरफेस स्लाइड होके निकला ना, सरफेस स्लाइड होके निकला तो शियर आया ना इस सरफेस पे। ये डिस्क जब बाहर निकली शियर आया। शियर कितने कितने एरिया पे निकला, ये वाले पूरे एरिया पे, ये गोल गोल एरिया दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर शियर आया कि नहीं आया, इस पूरे एरिया पे शियर आया। राइट और रॉन्ग, ये वाला एरिया अपनी ओरिजिनल जहां पर था ये यहाँ से कट के निकल गया, कट के निकल गया ऐसे। तो ये एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, इसकी सरकमफेरेंस कितनी है, पाई डी या 2 पाई आर। ठीक है, पाई डी इज द सरकमफेरेंस और ये थिकनेस है। तो ये ऐसे इसकी सरकमफेरेंस इनटू ये थिकनेस जब आप कर दोगे तो ये वाला पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया आ जाएगा। ये क्लियर है ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। तो इसका आंसर धीरज ने बताया बी, बिल्कुल सही है। जूम तो नहीं करना, दिखाई दे रहा है ये, बिल्कुल सही। धीरज, अभिनव, मनीष सबने बताया बी है। तो पोर्शन ए बी ये वाला पोर्शन है। तो ए बी में कितनी फोर्स आ रही होगी, तो या तो हम राइट साइड से सारी फोर्सेस का समेशन कर दें या लेफ्ट साइड से सारी फोर्सेस का समेशन कर दें। तो हम राइट साइड से यहाँ से सारी फोर्सेस का समेशन करते हुए चलते हैं। तो पहले हमने देखा 100 किलो न्यूटन कंप्रेसिव, फिर यहाँ पर पहुंचे 200 किलो न्यूटन कंप्रेसिव। तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कितनी हो गई हैं, 100 प्लस 200, और दोनों कंप्रेसिव हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगी आपस में, हो जाएगा 300 किलो न्यूटन और इसका नेचर आ जाएगा कंप्रेसिव। बिल्कुल सही। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 36। ओके, सो अ स्टील बार हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 100 पाई mm²। तो ये हो गया एरिया और टेंसाइल फोर्स ये रही। तो टेंसाइल स्ट्रेस बताना है तो स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। फोर्स इज 50 और किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 15 × 10⁻³ कर दिया, डिवाइडेड बाय एरिया इज 100 पाई। तो ये हो जाएगा 500 अपॉन पाई न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो 500 डिवाइडेड बाय पाई यानी 3.14। तो करेक्ट आंसर सी आ जाना चाहिए। चलो, तो ऑप्शन सी ये सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन ए बता रहे हैं अभिनव। ओके, चलो देख लेते हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो स्ट्रेस बतानी है, फोर्स यहाँ पर दे रखी है P1 P2 P3 P4, ये फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। यहाँ पर P1 दे दिया, P2 दे दिया और P4 दे दिया। P3 की जानकारी नहीं दी है, P3 की जानकारी नहीं दी तो P3 कैलकुलेट कर सकते हैं हम, और ये एरिया भी दे दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये बताओ P3 पता कर सकते हैं? वैसे तो P3 हम कैलकुलेट कर सकते हैं समेशन fx इक्वल टू 0 से। समेशन fx इक्वल टू 0 किया तो P3 आ जाएगा। लेकिन क्या बिना P3 के भी हम मैक्सिमम फोर्स निकाल सकते हैं? मैक्सिमम स्ट्रेस निकालने के लिए आपको मैक्सिमम फोर्स पता होनी चाहिए। तो किस पार्ट में मैक्सिमम फोर्स आ रही है बिना P3 के पता चल जाएगा। चलो, अमित ने बता दिया कि P3 आ रहा है 530 किलो न्यूटन। लेकिन अगर ये 530 नहीं भी पता होता, मान लो हम एक स्टेप बचाना चाहें, तो यहाँ पर क्या फोर्स हम बिना P3 के निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या फोर्स हम बिना P3 के निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। और क्या इस वाले पार्ट में मेन दिक्कत तो ये वाले पार्ट की है, यहाँ पर क्या फोर्स हम बिना P3 के निकाल सकते हैं? ये जो बीच वाला पार्ट है इसमें क्या हम फोर्स बिना P3 के निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अगर हम लेफ्ट साइड से देखें तो देखो यहाँ पर P1 दिया है 45 किलो न्यूटन, तो 45 किलो न्यूटन टेंसाइल है, तो इस वाले एरिया में तो आ गई 45 किलो न्यूटन टेंसाइल। यहाँ पर P2 दिया है 445 किलो न्यूटन, तो 445 कंप्रेशन और 45 टेंशन, यानी इस वाले पार्ट में कितनी आ जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 400 किलो न्यूटन टेंशन आ जाएगी। तो हम लेफ्ट साइड से देख लेंगे तो यहाँ पर 400 किलो न्यूटन आ गई। अगर राइट साइड से इस वाले पार्ट में निकाले ना तो दिक्कत आएगी। अगर इस वाले पार्ट के लिए हम राइट साइड से हैं तो हम राइट साइड से आएंगे ही नहीं, हम लेफ्ट से निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर इसमें फोर्स कितनी आ जाएगी, P4 के बराबर, और ये आ जाएगी 130 किलो न्यूटन टेंसाइल। तो मैक्सिमम फोर्स कितनी आ रही है, 400 किलो न्यूटन आ रही है मैक्सिमम फोर्स। और मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए इसी फोर्स को हम एरिया से डिवाइड करेंगे। सो 400 किलो न्यूटन की जगह हम न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो 400 डिवाइडेड बाय 20, एक जीरो यहाँ से, तो 40/2 यानी 20 न्यूटन पर mm²। तो बिल्कुल ठीक, जिसने भी इसका आंसर ए बोला था उनका सही है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 37 इज क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 38 पे। चलो, इसका आंसर बताया 0 नहीं, हाँ अमित कौशिक ने बताया बी यानी कंप्रेसिव। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टेंसाइल है तो लेटरल स्ट्रेन क्या होगा,
ये तो हमने कई बार डिस्कस किया है। जैसे सपोज हमने इसको इस तरह से पुल किया तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टेंसाइल आ जाएगा, लेकिन लेटरल स्ट्रेन ये कम हो जाएगा, तो लेटरल स्ट्रेन कंप्रेसिव आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर बी बताया, संदीप का आंसर है बी, लोकलाइज्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। देखो कंप्रेसिव स्ट्रेस ये रहा कोई मटेरियल और यहाँ पर है दूसरा मटेरियल सपोज, तो इस मटेरियल को यहाँ से धक्का दिया, इस मटेरियल को यहाँ से धक्का दिया, तो ये दोनों आपस में कंप्रेशन में आएंगे। तो ये जो सरफेस पे जहां पर कंप्रेशन होगा यहाँ पर ये लोकलाइज्ड है ना, इसे हम कहेंगे क्रशिंग। ये एक दूसरे को क्रश करेंगे ना, यहाँ पर शियर क्यों आएगा, हम इनको इस तरह से दबा रहे हैं, ठीक है। ऐसे दबाने में शियर थोड़ी आता है, शियर तो ऐसे स्लाइडिंग में आएगा, ठीक है। सो दे विल क्रश ईच अदर। करेक्ट आंसर इज बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यस यहाँ पर एक्सियल फोर्सेस थी। चलो अगला क्वेश्चन 40, द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम लोड। इसका आंसर बताया अल्टीमेट स्ट्रेस, 40 का सी, ठीक है। प्रियंका, अभिनव एंड अमित एंड नीतेश। स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम लोड इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो बनता है उसके करस्पॉन्डिंग, अच्छा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तो कैसा भी हो सकता है, मान लो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसा है, इस तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, तो मैक्सिमम लोड के करस्पॉन्डिंग जो आएगा ना, ये दिस इज कॉल्ड एज अल्टीमेट, ये अल्टीमेट हो जाएगा। और इस वाले स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग जो लोड आएगा या इस वाले लोड के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आएगी, दिस इज फ्रैक्चर स्ट्रेस, यहां पर आ जाएगी फ्रैक्चर, ठीक है। चलो तो हमसे पूछा है मैक्सिमम लोड के करस्पॉन्डिंग, मैक्सिमम लोड के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा अल्टीमेट स्ट्रेस। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट 41, बिल्कुल संदीप, इसको फ्रैक्चर स्ट्रेस भी कह सकते हैं, इसको ब्रेकिंग स्ट्रेस भी कह सकते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज ऑल्सो करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 41 का डी। देखो टेंसाइल लोडिंग जब करते हैं ना स्पेसिमेन की यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे, तो पैरामीटर जो एक्चुअली मेजर करते हैं या पैरामीटर जो एक्चुअली अप्लाई करते हैं, तो इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं लोड कि कितना आ रहा है, और लोड ही मशीन बताती है कि कितना लोड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इसका इलोंगेशन या फिर, अच्छा हाँ अभी तो कंप्रेसिव दिखा दिया मैंने, एक्चुअली टेंसाइल लोड लगाते हैं। सो टेंसाइल लोड और फिर इसके करस्पॉन्डिंग कितना इलोंगेशन हो रहा है, और बाद में स्ट्रेस और स्ट्रेन की कैलकुलेशन बाद में की जाती है। तो एक्चुअली अप्लाइड ये चीजें होती हैं, लोड और इलोंगेशन। सो करेक्ट आंसर इज डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो संदीप ने आंसर ए बताया, अभिनव ने भी आंसर ए बताया, मनीष ने, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जरा बनाते हैं, माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना देते हैं। देखो यहाँ पर आएगा सबसे पहले, इसमें प्रोपोर्शनल लिमिट आएगा, तो यहाँ पर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ही सबसे पहले दे दिया है, ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है इलास्टिक लिमिट, तो सेकंड इलास्टिक लिमिट ही दे दिया है। फिर इसके बाद यील्ड पॉइंट आता है, हाँ यील्ड पॉइंट इसके बाद आएगा, तो यहाँ पर यील्ड पॉइंट इसके बाद दे दिया। फिर आता है अल्टीमेट स्ट्रेस, तो उसके बाद अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट भी दे दिया। और फिर इसके बाद आखिरी में यहाँ पर आता है पॉइंट ऑफ रप्चर। तो एक्चुअली ये सीक्वेंस में ही दिया हुआ है पूरा, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलो तो 42 का ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, पंकज का कहना है इसका आंसर है ए, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। अभिनव, धीरज, नेहा, संदीप, प्रियंका, मनीष, सबका कहना है 43 का। देखो वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच अ मेंबर रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप और साइज। देखो हमने किसी भी मटेरियल को स्ट्रेच किया, और स्ट्रेच करते करते अगर हम प्रोपोर्शनल लिमिट तक पहुंचे और छोड़ दिया, अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेगा। लेकिन प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद इलास्टिक लिमिट भी आता है। प्रोपोर्शनल लिमिट की खूबी क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट की खूबी ये है, प्रोपोर्शनल लिमिट को हम ऐसे जानते हैं कि यहाँ तक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है लीनियर, और फिर इसके बाद प्रोपोर्शनल लिमिट के भी ऊपर आती है इलास्टिक लिमिट। जैसे प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट ए हो गया, इलास्टिक लिमिट पॉइंट बी हो गया। तो अगर हम इलास्टिक लिमिट तक भी स्ट्रेच कर देना और फिर से उसको छोड़ दें, तो वापस से अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है। इलास्टिक लिमिट होता है सही आंसर, कि अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेता है, ठीक है। हाँ प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद वाला ये वाला जो रीजन है ना, दिस इज नॉट लीनियर, ये वाला रीजन नॉन लीनियर है, और अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट ये वाला रीजन लीनियर है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, ड्यूरिंग स्ट्रेन हार्डनिंग के दौरान क्या होता है, मटेरियल अंडरगोज चेंज इन एटॉमिक एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है, ये स्ट्रेन हार्डनिंग में ऐसा हो जाता है। इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू फर्दर डिफॉर्मेशन, ये भी ठीक है। और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हैज पॉजिटिव स्लोप, इसको एक्सप्लेन तो नहीं करना है किसी को, तीनों सही है। कोई सा भी पॉइंट अगर इसमें एक्सप्लेन करना हो तो बता दो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव। चलो क्वेश्चन नंबर 45, चलो इसका संदीप का कहना है सी, नेहा का कहना है सी। इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स रेशियो ऑफ
अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। देखो, डक्टाइल मटेरियल हो तो कौन सी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है? डक्टाइल मटेरियल के लिए कौन सी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, ठीक है। फिर इसके बाद आती है डक्टाइल मटेरियल के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ, और फिर आती है शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। ब्रिटल के लिए क्या सबसे ज्यादा? कंप्रेसिव। तो दोनों में ही कंप्रेसिव हाईएस्ट होती है, लेकिन यहाँ पर शियर इससे कम हो जाती है और टेंसाइल सबसे कम हो जाती है, ठीक है। जब हमारा मटेरियल डक्टाइल है तो कंप्रेसिव और टेंसाइल में ना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, नॉट मच डिफरेंस, नॉट मच डिफरेंस। लेकिन अगर यहां पर देखा जाए कंप्रेसिव और टेंसाइल में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। टेंसाइल में बहुत ज्यादा वीक होते हैं ये। तो अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अपॉन टेंसाइल स्ट्रेंथ का रेशियो देखा जाए, इट विल बी ग्रेटर देन 1 ना, दोनों के लिए ही 1 से ज्यादा ही होगा। इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। तो चाहे मटेरियल ब्रिटल हो चाहे डक्टाइल हो, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमेशा टेंसाइल से ज्यादा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, मोर देन 1, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील इज अबाउट। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बताओ जरा स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील की। स्ट्रक्चरल स्टील कौन सा होता है? माइल्ड स्टील को ही स्ट्रक्चरल स्टील कहते हैं। सी आंसर बताया आप लोगों ने, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। देखो, माइल्ड स्टील के लिए जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है वो होती है 250 मेगापास्कल, और जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है ये नियर अबाउट 420 मेगापास्कल होती है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। तो काफी ज्यादा डिफरेंस होता है इन दोनों में, अल्टीमेट में और यील्ड स्ट्रेंथ में, ठीक। तो इसका आंसर सी है, बिल्कुल सही, सब लोगों ने सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। अब देखो ये रिपीटेड है, 2 बार एक जैसे ही आ गया है। तो इसका आंसर आपने कहा बी, द स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली एज कंपेयर टू इंक्रीज इन लोड। हाँ, तो बिल्कुल सही है, ये यील्डिंग पॉइंट होता है जहां पर मटेरियल यील्ड करने लग जाए। मान लो क्लियरली डिफाइंड यील्ड पॉइंट भी नहीं है, तो हम क्या मानते हैं कि जिस जगह पर स्ट्रेस कम बढ़ानी पड़ रही है लेकिन स्ट्रेन काफी ज्यादा तेजी से बढ़ जा रहा है, उसे कहते हैं कि मटेरियल ने यील्डिंग स्टार्ट कर दिया, अब मटेरियल यील्ड होने लगा है। स्ट्रेस ज्यादा नहीं बढ़ानी पड़ रही लेकिन स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है तेजी से, तो दैट इज कॉल्ड एज यील्डिंग। सो द स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल, एक्सटेंशन मतलब स्ट्रेन बढ़ रहा है, टेक्स प्लेस मोर क्विकली एज कंपेयर टू इंक्रीज इन लोड। इंक्रीज इन लोड मतलब स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो स्ट्रेस कम बढ़ रहा है, स्ट्रेन ज्यादा बढ़ रहा है, दैट इज यील्डिंग। चलो, तो यहां पर इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हरियाणा पीएससी में है और पुरानी वाला क्वेश्चन है, इसी को ही बस एक ऑप्शन और बना दिया है, तो इसका भी यील्डिंग ही है, इसको करने की जरूरत नहीं है। 49 पे आते हैं अब हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 बी। वैसे देखो यहाँ पर बोला है रीजन, रीजन मतलब एक रीजन होगा, एक रेंज होगी, है ना। और यहाँ पर सिर्फ इलास्टिक रेंज छोड़ के बस एक ही एक अकेला रेंज है, बाकी सब में लिमिट, लिमिट और स्ट्रेंथ, ये तीनों के तीनों एक पॉइंट दर्शा रहे हैं, है ना। पर यहाँ पर ग्रामर छोड़ो, है ना, ग्रामर में थोड़ी सी गलती कर दी है, इंग्लिश ग्रामर में गलती कर दी, उसको छोड़ो। तो अगर इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन सा रीजन होगा जो इलास्टिक लिमिट और पॉइंट ऑफ रप्चर के बीच में? तो देखो, इलास्टिक लिमिट यहाँ खत्म हो गई और पॉइंट ऑफ रप्चर यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा रीजन है इसे क्या कहते हैं हम? प्लास्टिक रेंज कहते हैं, प्लास्टिक रेंज। प्लास्टिक रेंज दिया नहीं है तो प्लास्टिक लिमिट सही कर देंगे हम इसका, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक, ठीक। सो करेक्ट आंसर इज बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। हाँ, इसका आंसर होगा बिल्कुल बी, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बार, जो नॉर्मल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो इनकी वजह से कौन सी स्ट्रेस आएगी? टेंसाइल स्ट्रेस ही आएगी, ठीक है, क्योंकि इनका नेचर अवे है, पुल कर रही है, तो टेंसाइल फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स टेंसाइल है तो इंटरनल फोर्स भी टेंसाइल आएगा, इंटरनल फोर्स टेंसाइल आएगा तो इंटरनल स्ट्रेस भी टेंसाइल आएगा। सो करेक्ट आंसर इज बी। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 51। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जल्दी से सॉल्व करो। ऑप्शन बी, रोहित ने बताया बी, बाकी बच्चे बी 4.5। चलो, अ लोड ऑफ 1960 न्यूटन इज रेज्ड एट द एंड ऑफ स्टील वायर। तो एक स्टील की तार थी और नीचे लोड लटका हुआ था, तो स्टील की तार से हमने इस लोड को खींचा, ऊपर उठाया। मिनिमम डायमीटर ऑफ वायर सो दैट स्ट्रेस इन द वायर। तो वायर के अंदर स्ट्रेस इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, है ना, या तो हमारी वायर टूट जाएगी या एक्सेसिव एलोंगेशन हो जाएगा, तो हम फेलियर मान रहे हैं इस पे, इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए डायमीटर कितना होना चाहिए? डायमीटर छोड़ो, पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। एरिया क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन स्ट्रेस। तो फोर्स कितनी है? 1960 न्यूटन, सो 1960 न्यूटन, और स्ट्रेस कितनी है? 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 19.6 mm स्क्वायर। तो इतना एरिया
वायर का होना चाहिए कम से कम इतना एरिया तो होना ही चाहिए। तो अब इस एरिया से पाई बाय 4 डी स्क्वायर कर देते हैं, यही एरिया होगा। सो डी कितना आ जाएगा, 4 इंटू एरिया डिवाइडेड बाय पाई का अंडर रूट। तो 4 इंटू एरिया, एरिया कितना है 19.6 डिवाइडेड बाय पाई 3.14 का अंडर रूट। अगर 25 का रूट हो जाएगा ये तो आंसर 5 आ जाएगा, है ना। तो ये तो गलत हो गया, और ये 16 से ज्यादा है तो ये भी गलत हो गया, है ना। अंदाजे से लगा रहे हैं हम बिना कैलकुलेटर के, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होगा। अगर 24.96 आ रहा है तो फिर आंसर सी हो जाएगा। 5 है, हाँ तो 5 होगा आंसर, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज 5। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। 52 का एस, 52 का डी, ए डी। चलो देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत कौन सा स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट तो ये बोल रहा है माइल्ड स्टील के 2 यील्ड पॉइंट है। तो जब माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ते हैं तो एक यहाँ पर सी डैश पढ़ते हैं हम अपर यील्ड पॉइंट, और एक यहाँ पर पढ़ते हैं सी लोअर यील्ड पॉइंट। तो 2 यील्ड पॉइंट आते हैं, अपर यील्ड पॉइंट लोअर यील्ड पॉइंट, तो 2 यील्ड पॉइंट होते हैं, ये तो सही है। माइल्ड स्टील शो स्ट्रेन हार्डनिंग, ये वाला रीजन आता है स्ट्रेन हार्डनिंग का, तो ये भी सही है, स्ट्रेन हार्डनिंग है। माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल है, देखो प्लास्टिक रेंज कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्लास्टिक रेंज है, तो ये डक्टाइल मटेरियल है। तो सारे के सारे सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील विद हाई कार्बन कंटेंट। तो कार्बन कंटेंट अगर बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा कार्बन कंटेंट का माइल्ड स्टील का अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएंगे कैसा बनेगा, इट विल बी लाइक दिस। सबसे पहले तो इलास्टिक जोन कहाँ तक आएगा, इलास्टिक जोन यहाँ तक आएगा लगभग, दिस इज इलास्टिक जोन, ठीक है। फिर इसके बाद प्लास्टिक जोन, जैसे ही इलास्टिक जोन खत्म हुआ ये हो गया प्लास्टिक जोन। तो ये रहा इलास्टिक रेंज, ई आर से लिख देता हूं मैं, ये हो गया प्लास्टिक रेंज, पी आर से लिख लेता हूँ। स्ट्रेन हार्डनिंग भी कह सकते हैं इतना, ठीक है, कह सकते हैं इतना। यील्ड जोन कहाँ पर है, यील्डिंग कहाँ हो रही है, यील्डिंग हम ये कहते हैं ना कि स्ट्रेस ज्यादा नहीं बढ़ा लेकिन स्ट्रेन ज्यादा तेजी से बढ़ने लग गया, है ना। जैसे कि अगर माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखें तो इतना पार्ट यील्डिंग हो रही है ना, ये यील्ड जोन कहते हैं। लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल पार्ट कहीं है ही नहीं, तो नॉट प्रोमिनेंट कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमंग द मटेरियल्स मेंशन्ड बिलो द प्रोनाउंस्ड यील्ड पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। प्रोनाउंस्ड यील्ड पॉइंट यानी अच्छे से उभर के कौन सा यील्ड, किसमें यील्ड पॉइंट अच्छे से उभर के आता है। 54 का बताओ, स्ट्रक्चरल स्टील, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर क्लियरली डिफाइंड यील्ड पॉइंट मिलता है आपको, आप आराम से देख के बता सकते हो कि ये वाला पॉइंट जो है ये यील्ड पॉइंट है ना। बाकी किसी में भी, बाकी में जो कर्व आता है एकदम ऐसे ऐसा ऐसा करके आता है, आप ये नहीं कह सकते यहाँ पर यील्ड पॉइंट है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं नहीं कह सकते, स्ट्रक्चरल स्टील में होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज मोर इलास्टिक। इनमें सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन सा है, यस स्टील इज द मोस्ट इलास्टिक, करेक्ट आंसर इज ए। इन सब में से स्टील सबसे ज्यादा इलास्टिक है। चलो गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट 56 का भी ए है क्या, ऊपर वाला देखो, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील। जैसे जैसे कार्बन परसेंट बढ़ता जाता है, कार्बन परसेंट बढ़ने के साथ साथ स्टील कैसा हो जाता है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार बन जाता है ना। माइल्ड स्टील से इसका जो अल्टीमेट स्ट्रेस है वो बढ़ती जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है और डक्टिलिटी कम होती जाती है। तो डिक्रीज क्या हो रहा है, डिक्रीजेस डक्टिलिटी, ठीक है। तो जिसने भी आंसर इसका बी दिया है वो सही है, डक्टिलिटी रिड्यूस होती जाती है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबने बी बताया, करेक्ट आंसर भी यही है, लीस्ट इलास्टिक इन सब में से रबर ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिवली डक्टाइल मटेरियल। तो दो तरह के स्टील आ गए यहाँ पर, कौन सा वाला स्टील, क्वेश्चन 58 माइल्ड स्टील, बिल्कुल सही, माइल्ड स्टील इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज एक्सपेक्टेड टू हैव द लीस्ट वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इनमें से यंग्स मॉडुलस सबसे कम किसका रहेगा। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा डाउट हो सकता है, तो एक काम करते हैं, अगर आपने नहीं लिखा ना तो सीक्वेंस लिखा देते हैं, सीक्वेंस लिखा देते हैं। आप अपने जो नोट्स वाली कॉपी है ना उसमें सीक्वेंस लिख लो, तो सबसे ज्यादा मतलब जिन मटेरियल्स का आ सकता है एग्जाम में उनका लिखा देता हूँ। सबसे ज्यादा हो जाएगा स्टील का, वैसे तो और भी मटेरियल होंगे। स्टील के बाद आ जाएगा आपका कॉपर, कॉपर के बाद आ जाएगा आपका कास्ट आयरन, कास्ट आयरन के बाद आ जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आ जाएगा आपका ग्लास, ग्लास के बाद आपका आ जाएगा कंक्रीट, कंक्रीट के बाद वुड, और वुड के भी कम होगा रबर, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो मैंने बनाया था ना, कौन सी वाली क्लास थी, लेक्चर नंबर 10 में, तो इनमें से काफी सारे मटेरियल का तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वहीं बता दिया था। तो आप इनिशियल स्लोप से ही पता कर सकते हो, इनिशियल स्लोप किसका ज्यादा है किसका कम है, वहीं से पता चल जाएगा। पर ये सीक्वेंस भी आप लिख लो अलग से। तो स्टील का कितना होता है जरा बताओ, मेगा पास्कल में लिख लेते हैं सबका, मेगा पास्कल में लिख लेते हैं। स्टील का कितना है, 2 × 10⁵
मेगापास्कल। इसका कितना होता है कॉपर का इसका होता है 0.6 टाइम्स होता है, ठीक है, इंटू 0.6 कर देंगे, इंटू 0.6 कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁵ मेगापास्कल, ठीक है। कास्ट आयरन के लिए इसका हाफ कर देंगे, इंटू 0.5 कर देंगे, इंटू 0.5, ये कितना आ जाएगा 1 इंटू 10⁵ मेगापास्कल। और एल्यूमिनियम के लिए इसमें 0.3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। सो 0.3 टाइम्स हो जाएगा ये 0.6 इंटू 10⁵ मेगापास्कल। तो जो आप न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हो ना, न्यूमेरिकल के अंदर कई बार टेम्परेचर स्ट्रेसेस या फिर कंपोजिट बार्स वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन्हीं में से ही न्यूमेरिकल आएंगे। तो इनकी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में दी रहती है, ठीक है। तो ये फिर भी बस ऐसी जानकारी के लिए मैंने बता दिया, और इनको तो बिल्कुल भी सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है, बस ये सीक्वेंस याद कर लो। अगर आप ये वैल्यूज याद भी करना चाहो, देखो स्टील का तो याद करना ही करना है, ये तो याद करना ही करना है, इसमें कुछ वो नहीं है, लेकिन आप इनको चाहो तो स्किप कर सकते हो, नो नीड, लेकिन सीक्वेंस याद कर लेना। इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर्ड टू माइल्ड स्टील कास्ट आयरन हैज, इसका आंसर सुमित ने बताया ए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मटेरियल की स्ट्रेंथ बताता है क्या? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या बताता है, चलो थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। चलो पहले ये वाला क्वेश्चन देख लो। कंपेयर्ड टू माइल्ड स्टील कास्ट आयरन हैज, माइल्ड स्टील कैसा मटेरियल है, सबसे पहले ये बताओ आप, माइल्ड स्टील कैसा मटेरियल है, ब्रिटल या डक्टाइल? माइल्ड स्टील इज डक्टाइल, ठीक है। कास्ट आयरन कैसा मटेरियल है? कास्ट आयरन इज ब्रिटल, ब्रिटल, ठीक है। तो कास्ट आयरन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होगी या टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगी? तो सबसे पहले तो माइल्ड स्टील ब्रिटल है, इसके लिए सॉरी कास्ट आयरन ब्रिटल है, इसके लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर शियर स्ट्रेंथ और फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जो माइल्ड स्टील है ना, सॉरी कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ये होती है 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा कम होती है, 4 गुने का अंतर हो जाता है। लेकिन अगर हम माइल्ड स्टील देखें तो यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ और फिर शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी होती है 263 मेगापास्कल और टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 250 मेगापास्कल। तो ज्यादा अंतर नहीं है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ में ज्यादा अंतर नहीं है। तो अगर आप देखो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ माइल्ड स्टील की ज्यादा है, तो कास्ट आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ लो हो जाएगी, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। और अगर आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखोगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ माइल्ड स्टील की ज्यादा है, तो हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगी माइल्ड स्टील की। सो 1 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। सबको क्लियर है, सबको समझ में आ गया? मिक्स ऑफ रॉट आयरन एंड कास्ट आयरन, हाँ मतलब रॉट आयरन और कास्ट आयरन के बीच का होता है माइल्ड स्टील। तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब एक डाउट आया था कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट डज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट? तो जिसको भी इस डाउट में इंटरेस्ट है तो वो आप लोग बने रहो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो यहाँ पर है स्ट्रेस और यहाँ पर है स्ट्रेन, तो जैसे जैसे हम लोड लगाते जा रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व कुछ इस तरह का बन रहा है। अब मान लो आपको थोड़ा सा स्ट्रेन बढ़ाना है, मतलब इस लिमिट तक स्ट्रेन बढ़ाना है आपको, जैसे इसको इसको प्रेस करना है, कोई मटेरियल है इसको आपको प्रेस करना है या खींचना है मान लो, है ना, तो खींच के इतना स्ट्रेन तक बढ़ाना है। कुछ मटेरियल होगा उसमें बहुत ज्यादा दम लगानी पड़ेगी इस लेवल तक आने के लिए, इतने स्ट्रेन तक आने के लिए, और कुछ मटेरियल होंगे वो ज्यादा आसानी से खिंच जाएंगे, है ना। तो जो ज्यादा आसानी से खिंच जाएगा इस लेवल तक आने के लिए, तो उसमें स्ट्रेस कम लगानी पड़ी ना, स्ट्रेस कम लगानी पड़ी तो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसा हो जाएगा। इतनी ही लेवल तक खींचने के लिए इसमें स्ट्रेस कम आई, और इतने ही लेवल तक खींचने के लिए इसमें स्ट्रेस ज्यादा आई, ठीक है। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका ज्यादा हुआ? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये येलो वाले का ज्यादा हुआ, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, या यंग्स मॉडुलस ई रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर इसका स्लोप ज्यादा होगा तो ये ज्यादा स्ट्रेंथ तक भी पहुंच जाता है। जनरली ऐसा देखा गया है कि ये ज्यादा ज्यादा स्लोप भी है तो ये ज्यादा ऊपर तक भी पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा हो भी सकता है कोई एक मटेरियल का कॉम्बिनेशन, कि मान लो इसका स्लोप तो कम है लेकिन ये ज्यादा ऊपर तक पहुंच गया, और इसका स्लोप ज्यादा है लेकिन ये पहले ही फेल हो गया, ऐसा हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर ये येलो वाले का मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ज्यादा था लेकिन फिर भी इसकी स्ट्रेंथ कम रह गई, और ये ऑरेंज वाले का यंग्स मॉडुलस कम था लेकिन फिर भी ये ज्यादा स्ट्रेंथ तक चला गया, है ना। इट कैन हैपन। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है समझ में आ गया, और किस चीज से कंफ्यूज नहीं करना है ये भी समझ में आ गया। तो आज की क्लास कैसी रही?